हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। शुक्र की बात करते हैं तो ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सुबह या शाम के समय क्षितिज के पास एक चमकीले तारे जैसा दिखता है, जिससे इसे भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्र जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में काटता है? 225 दिनों में काटता है। इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके एक भी उपग्रह नहीं है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा मरकरी है, यानी बुध है, और यह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर काटता है। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात कर लिया जाए तो इसके 75% भाग पर पानी है, इसलिए नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका एक मात्र उपग्रह चंद्रमा है ना। मार्स की बात कर लिया जाए तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा बेल्ट है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। जुपिटर की बात कर लिया जाए तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गनीमेड। शनि पर वलय पाया जाता है और इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। याद करके रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? नेपच्यून है। अगला कर लेते हैं, महाद्वीपों के सामान्यतः किस महाभाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो देखिए दोस्तों, मरुस्थलों की उपस्थिति जो है महाद्वीपों के पश्चिम की ओर होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसे चित्र से समझते हैं। महाद्वीपों के सामान्यतः पश्चिम भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय व्यापारिक हवाएं पश्चिम की ओर आते आते शुष्क हो जाती है और वर्षा नहीं ला पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में उच्च दाब और शुष्कता बढ़ जाती है, जो रेगिस्तान के निर्माण के लिए अनुकूल हो जाती है। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन रेगिस्तान, अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है, पैटागोनिया का पठार, नामीबिया, सहारा, ये सभी मरुस्थल के नाम है। कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन, तकलामकान, गोबी, ये सभी मरुस्थल हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी शीतल धारा है?
वेंगुएला, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा वेंगुएला धारा ठंडी जल धारा है। वेंगुएला की बात करते हैं तो ये ठंडी समुद्री जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। आप देख सकते हैं क्यूरोशियो धारा की बात कर लिया जाए तो ये गर्म जल धारा है। क्यूरोशियो धारा कैसी धारा है? तो ये गर्म जल धारा है, इसे जापान धारा भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा है जो लेब्राडोर के साथ मिलती है और ग्रैंड बैंक के पास मछली उत्पादन का काम करती है। ब्राजील की धारा की बात कर लिया जाए तो ये भी गर्म जल धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास बहती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास यह बहती है, जो कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में किन हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? हरिकेन, टॉर्नेडो, पापगियो, टाइफून। किन हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पापगियो हवा में चक्रवाती गति नहीं होती है। पापगियो की बात करते हैं तो चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है क्योंकि ये वास्तव में एक प्रति चक्रवात है ना, और इसमें हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर चलती है। जबकि हरिकेन की बात करते हैं, टॉर्नेडो की बात करते हैं और टाइफून की बात करते हैं तो ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिनमें निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर तीव्र घूर्णन गति होती है। अगला सवाल कर लीजिए। अगला है रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश की में पाई जाती है? विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या मानसूनी प्रदेश। रोपण कृषि की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये विषुवतीय प्रदेश की कृषि है। रोपण कृषि मुख्य रूप से कहां पर की जाती है? विषुवतीय प्रदेशों में की जाती है क्योंकि यहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु चाय, कॉफी, रबर, कोको और केले जैसी एकल फसलों के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा इन क्षेत्रों में विकसित की गई थी। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जूट उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए जूट उत्पादन में सबसे पहले भारत का स्थान है, ठीक है, भारत का स्थान, उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद चीन का स्थान आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जूट उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत, बांग्लादेश और चीन, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, उसके बाद बांग्लादेश दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर आता है। जो विश्व के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांतों में इसका उत्पादन होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? डेनमार्क, ब्राजील, श्रीलंका या नाइजीरिया। अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित होने वाला देश कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित, क्यों? क्योंकि विकसित देशों में प्रजनन दर कम होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है और वृद्ध आबादी का अनुपात बढ़ जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय मार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का राइन नदी जलमार्ग जो है सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय मार्ग है। राइन नदी का मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय मार्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड को समुद्री मार्गों से जोड़ता है और भारी मात्रा में माल परिवहन होता है। नेक्स्ट कर लीजिए। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में नहीं फैला हुआ है? अल्जीरिया में है, माली, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नहीं फैला हुआ है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं डिटेल में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? पश्चिमी सहारा,
पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, मारितानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान। ये 11 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 11 देशों में फैला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या असम। देखिए, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाती है, जो कि सबसे लंबी सीमा बनाती है। उसके बाद त्रिपुरा, असम भी सीमा बनाती है, मणिपुर सीमा नहीं बनाती है। आइए इसे एक चित्र से समझते हैं। आप देख सकते हैं, एक चित्र है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन है? आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, असम दो तरफ से बांग्लादेश से लगा हुआ है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 देश जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि मणिपुर एकदम अलग है दोस्तों बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये 3 जो स्टेट हैं पूर्वोत्तर में, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, कालिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? जेलेपला, नाथुला, बोमडिला, सिपकिल्ला। राइट आंसर हो जाएगा जेलेपला। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया में आपका कालिम्पोंग है, सिक्किम में, और चाइना में लहासा यहां पर है। और कौन सा दर्रा इसको जोड़ता है? तो जेलेपला दर्रा इसको जोड़ता है। कालिम्पोंग को लहासा जो जोड़ने वाला दर्रा कौन है? जेलेपला है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। राइट, चलिए अगला है, राजा रानी, रोख और रॉकेट से संबंधित कौन है? कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात, श्रृंगेरी। राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। देखिए, जोग प्रपात जो है ना दोस्तों, 4 धाराओं से बटा है, जिनके नाम है राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। ठीक है, ये 4 धाराएं हैं, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण क्या है? मासिन राम, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहां सदा निम्न दाब का बना रहना, वहां सदा उच्च दाब का बना रहना, वहां काफी सघन वनस्पति पाया जाना। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ियों की कीपाकार आकृति में होने के कारण मासिन में अधिक वर्षा होती है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। एक क्या करता है? नमी युक्त हवाओं को ऊपर धकेलकर संघनन और भारी वर्षा करता है। कीपाकार आकृति, जब नम मानसूनी हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती है तो ऊपर की ओर उठने लगती है और मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने से ठंडी होती है, जिससे उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है और भारी वर्षा होती है। इसे कैसी वर्षा कहते हैं? ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। अगला कर लेते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। देखिए, भारत में चंदन के वन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के शुष्क भागों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, विशेषकर नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ विस्तृत है? कर्नाटक और तमिलनाडु। क्योंकि चंदन के वन कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केंद्रित है, जो नीलगिरी के आसपास है, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का हिस्सा है। राइट, चलिए अगला कर लेते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? देखिए, भारत में चावल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। चावल भारत की प्रमुख और सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 40% से अधिक हिस्सा है। और यह कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है, जो भारत चीन के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है।
आई बात समझ में? और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी ऊपर चला जाता है और वीडियो बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, सिंदरी, रानीपेट या पोरबंदर? देखिए, रानीपेट में सबसे पहले उर्वरक कारखाना खोला गया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 में सिंदरी झारखंड में खोला गया था। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। भारत में प्रथम उर्वरक 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और यह सिंगल सुपर फास्फेट बनाने वाली इकाई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला गया? सिंदरी झारखंड में खोला गया 1951 में। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500, 20,000, 25,200 या 10,500? राइट आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। देखिए, भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं और हल्दिया से इलाहाबाद तक के जलमार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया था। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1986 को। नेक्स्ट कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में अधोलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड? राइट आंसर हो जाएगा मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मुख्य रूप से मंगोलायड प्रजाति समूह पाई जाती है। इस क्षेत्र की जनजातियां देवरी मंगोलायड मूल की हैं। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।